नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसमें ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर हाजिर है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दोस्तों। और ये प्रश्न होंगे आपके राजस्थान के जीके और जो करंट अफेयर है और जो आपका बेस बनने वाला है सिलेक्शन का 13 से 14 के लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। ये वाला पोर्शन सभी करेंगे, राजस्थान जीके का पोर्शन सभी करने वाले हैं। हिंदी में ऐसे भी होंगे जो 50 में से 50 करने वाले हैं सभी, और इंग्लिश में भी होंगे जो आपके 50 में से 50 पूरे के पूरे सही करेंगे। और राजस्थान जीके में भी कुछ ऐसे रेयरली पर्सन आ जाएं जो कम करें, लेकिन जो बेस बनेगा आपके वो करंट अफेयर ही सिलेक्शन का बेस बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इससे पहले भी कुछ हम प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर अभी आप इनको देख सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट बनी है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी नाम से, उसमें सभी यहाँ पर जो आपके हिंदी के टॉपिक है उसके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं टॉपिक वाइज। प्रत्येक टॉपिक से हम 100 प्रश्न जो पुराने प्रश्न पूछे गए वो पढ़ रहे हैं। जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके पश्चात इंग्लिश के भी शुरू करेंगे, और जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम जीके और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लेते हैं। और कोशिश यही रही दोस्तों, तो जल्दी ही आपके रोज़ाना ये करंट अफेयर और जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। बस ज़रूरत तो है आपके सपोर्ट की, आपका सपोर्ट बना रहा तो इसी प्रकार के आते रहेंगे प्रैक्टिस सेट। तो अब ये भी 50% होंगे आपके राजस्थान के जीके के, और इसमें साथ में राजस्थान का भूगोल भी है, राजस्थान की कला संस्कृति भी है। मिश्रित प्रश्न होंगे, भारत के भूगोल के भी कुछ प्रश्न है, कुछ विविध प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम तक आपके बहुत सा कंटेंट आएगा इस चैनल पर। इसके पश्चात हम मैराथन क्लासेस, मॉडल पेपर और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें पास में, ताकि वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पे। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर, यहाँ पर है किसने, सीखने नहीं, थोड़ा मिसप्रिंट है, किसने आक्रमण किया था। तो आप सभी को पता होगा कि जो पहला शाखा हुआ था वो हुआ था 1303 में, और उस समय जो आक्रमण किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर केसरिया हुआ था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, और जो जौहर हुआ था वो हुआ था महारानी माँ पद्मिनी के नेतृत्व में। तो ये तो था पहला शाखा। तो जो दूसरा शाखा हुआ उस समय आक्रमण किया था किसने, बहादुर शाह ने। किसने किया था, बहादुर शाह ने 1535 ईस्वी में, और रानी कर्णवती के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ था। तो ध्यान रखिए, हमें दूसरे शाखा के बारे में ही पूछा है। तो जो द विकल्प है बहादुर शाह, तो बहादुर शाह ने दूसरे शाखा के समय आक्रमण किया था। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। जो तीसरा दोस्तों यहाँ पर जौहर हुआ था वो हुआ था फूल कंवर के नेतृत्व में, और उस समय अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो हमें तो पूछा है दूसरे शाखे का, तो दूसरा शाखा यहाँ पर जो आक्रमण किया था वो क्या था, किसने, बहादुर शाह ने, रानी कर्णवती के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ 1535 ईस्वी में। तो जो द विकल्प होगा वो सही उत्तर होगा। अगला है अब 2 नंबर प्रश्न, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। शानदार प्रश्न है दोस्तों कि पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पंसारी की हवेली है कहाँ पर, सीकर में। कहाँ पर है, सीकर में। अब सीकर हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, श्री माधोपुर। श्री माधोपुर है यहाँ पर स्थित है, और श्री माधोपुर कहाँ है, सीकर में। ये सवाई माधोपुर नहीं है, क्या है, श्री माधोपुर। ये कहाँ पर है, सीकर में। तो जो पंसारी की हवेली है वो कहाँ पर है, श्री माधोपुर, जो कि है सीकर में। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब 3 नंबर प्रश्न है कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। तो डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, रानी प्रेमल देवी ने। किसने, रानी प्रेमल देवी ने। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है अब 4 नंबर प्रश्न, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रिय और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है
कौन सा स्थान है ये? तो ये स्थान है कौन सा? मंडोर। कौन सा है? मंडोर। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर। अगला है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो सांगा ये थे गुइल वंश के, जो कि थे मेवाड़ के गुइल वंश के शासक थे, तो ये तो सही है यहाँ पर। दूसरा दे रखा है यहाँ पर खेतरी सिंह सिसोदिया वंश के दे, एक बार मान लेते हैं या ये सही है। अगला दे रखा है राय सिंह राठौड़, तो ये तो राठौड़ वंश के थे ना, राठौड़ वंश के थे और बीकानेर के शासक। और अजयराज चौहान ये थे कहाँ के? अजमेर के और चौहान थे, तो ये भी सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अ भी सही है, स भी सही है, द भी सही है, लेकिन ध्यान रखिए जो ब विकल्प है ये यहाँ पर सही नहीं है। तो खेतड़ी के राजा, यहाँ पर खेतड़ी के राजा अजीत सिंह होना चाहिए, अजीत सिंह, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। और खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में, आप सभी को पता है। तो खेतड़ी के प्रसिद्ध राजा थे राजा अजीत सिंह, ये थे सिसोदिया वंश के नहीं थे, ये थे शेखावत। ये कौन थे? शेखावत वंश के। तो ध्यान रखिए बी विकल्प है, ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 6 नंबर प्रश्न, चंपानेर की संधि जो कि 1456 ईस्वी किन राज्यों के बीच हुई थी? शानदार प्रश्न है। तो जो चंपानेर की संधि है 1456 ईस्वी में हुई, ये तो मैं यहाँ पर सन तो बता दिया। अब ये कह रहा है कि किन राज्यों के मध्य हुई, तो ये ध्यान रखिएगा मालवा और गुजरात के मध्य हुई। किसके मध्य? मालवा और गुजरात के मध्य। तो जो मालवा के शासक था वो था महमूद खिलजी। कौन? महमूद खिलजी। और जो गुजरात का शासक था वो था कुतुबुद्दीन। कौन? कुतुबुद्दीन। तो ये जो संधि हुई मालवा व गुजरात के मध्य महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य हुई, तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 6 नंबर प्रश्न, सॉरी 6 क्या 7 नंबर है ये, 7 नंबर प्रश्न कि झालावाड़ के सूर्य मंदिर को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। तो झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और एक नाम याद रखिएगा, पद्मनाभ मंदिर के रूप में भी इसे जाना जाता है, पद्मनाभ के भी और 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में भी। तो यहाँ पर देर का हमें 7 सहेलियों का मंदिर, तो ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 8 नंबर प्रश्न है, उनियारा चित्र शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो जो उनियारा चित्र शैली है वो है यहाँ पर जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण। किसका है? जयपुर और बूंदी का। ब विकल्प सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो जो गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव वो कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में, कार्तिक शुक्ल पक्ष में। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष में। आसान ये तो प्रश्न, द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 10 नंबर प्रश्न कि 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो जो डूंगरपुर के शासक थे 1857 में उदय सिंह द्वितीय। कौन? उदय सिंह द्वितीय, जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो जो ब विकल्प होगा ये सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि बचाओ तो रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? आसान है ये तो प्रश्न दोस्तों, पढ़ा भी होगा आपने। द विकल्प है बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर में। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है हम दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये तो आसान प्रश्न है, किन जिलों से गुजरती है? जो हमारे दक्षिणवर्ती जिले हैं राजस्थान के, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। कहाँ से? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। यहाँ पर ये विकल्प कौन से विकल्प में है? विकल्प ब में। तो विकल्प ब सही उत्तर है। अगला है 13 नंबर प्रश्न, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो जो 11 कमरों वाला विशाल भवन है वो राजस्थान के बालाथल में। कहाँ पर? बालाथल में, जो कि है उदयपुर में। कहाँ पर है?
उदयपुर में, यहाँ पर ये पाया गया। स विकल्प सही उत्तर होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने % इनमें से 50 में से सही किए हैं। तो जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 50 में से आपके कितने अंक आ रहे हैं। तो अगला है 14 नंबर प्रश्न, धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? तो धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना, ध्यान रखिएगा, कृष्णदत्त पालीवाल ने। किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने। विकल्प अ सही उत्तर है। और कृष्णदत्त पालीवाल इसके प्रथम अध्यक्ष थे धौलपुर प्रजा मंडल के। 1936 में इसकी स्थापना की थी और इनके साथ में मूलचंद, श्री मूलचंद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ इन्होंने धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। तो अ विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 15 नंबर प्रश्न कि शेखावटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शेखावटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। शेखावटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किया पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। किसने किया? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने 1939 में यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? अब कह रहा है कि कौन सा कूट है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर तो दे रखे हैं आपके राजस्थान के एकीकरण के चरण और यहाँ पर दे रखी है क्या? दिनांक। अब देखिए तृतीय चरण कह रहा है कि 18 अप्रैल 1948 को हुआ पूर्ण, तो ये तो यहाँ पर सही है। चतुर्थ दे रखा है यहाँ पर 30 मार्च 1949, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डेट तो सही है लेकिन सन सही नहीं है। सन यहाँ पर 1949 होगा, ध्यान रखिए क्या होगा? 1949। और अगला पंचम चरण दे रखा है 15 मई 1949, तो ये तो सही है। षष्ठम चरण दे रखा है 26 जनवरी 1950, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो जो हमें क्या पूछा है, सुमिलित कौन सा नहीं है? तो जो सुमिलित नहीं है वो है यहाँ पर 2 नंबर, तो 2 नंबर है यहाँ पर विकल्प ब में। तो जो विकल्प ब है वो यहाँ पर सही उत्तर है। चतुर्थ चरण जो पूर्ण हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को, ना कि 48 को। तो शानदार प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ब विकल्प है वो यहाँ सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न है आपकी, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो राजस्थान की जयपुर रियासत ने दिया और जयपुर के राजा सवाई मान सिंह ने इसको संरक्षण दिया था। तो जो द विकल्प है ये सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, विभीषण का मंदिर अवस्थित है कैथून कोटा में। कहाँ पर है? कैथून कोटा में विभीषण का मंदिर। आसान ये तो प्रश्न, अविकल्प सही उत्तर। अगला 19 नंबर प्रश्न है कि महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रतन कोशों में विभक्त है? तो ये भी आसान ही है थोड़ा, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? कितने कोशों में है? 5 कोशों में। कितने कोशों में? 5 कोशों में। ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है कि दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो दामना आभूषण पहना जाता है वैसे तो हाथ में, और हाथ में भी अंगुली में। कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में। तो अंगुली है यहाँ पर विकल्प द में, विकल्प द सही उत्तर होगा। अगला है 21 नंबर प्रश्न, मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? तो मान सीमा भ्रंश है कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम में नहीं होगी, दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व में। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। 22 नंबर है अब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल और उत्खनन करता? सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दे रखे आपके प्राचीन स्थल या सभ्यता, और यहाँ पर दे रखे उत्खनन करता है इसके। तो बैराट के उत्खनन करता दे रखे हैं पहले विकल्प में क्या? दयाराम साहनी। तो सही नहीं है के बारे में पूछा है ना, तो ये तो सही है। आड़ के दे रखा है एसपी जैन, तो एसपी जैन नहीं है आड़ के। आड़ के हैं यहाँ पर आपके अक्षय कीर्ति व्यास। कौन? अक्षय कीर्ति व्यास। और कालीबंगा के हैं आपके ए घोष यानी अमलानंद घोष, तो ये तो सही है। बागोर के वीएन मिश्रा, ये भी सही है। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही है उत्तर होगा। आड़ के एसपी जैन ने उत्खनन करता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। अगला
23 नंबर प्रश्न कि जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न। अब जो आपके ध्यान रखिए कि ये अरावली पर्वतमाला है, उसको आप दोस्तों अच्छे से पढ़ कर जाइएगा कि क्योंकि अरावली पर्वतमाला में से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, जरूर देखने को मिलता है। तो आप जियोग्राफी में अरावली को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो हमारा प्रश्न, हमें तो ये कह रहा है कृषि जलवायु का, तो कृषि जलवायु प्रदेश में भी प्रश्न जरूर बनता है, तो इसको भी आप थोड़ा एक बार देख के जरूर जाइएगा। और कृषि जलवायु से भी प्रकार पूछ लेते हैं कभी कभार, या जिलों दे देते हैं कि जिले में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश में यहाँ पर ये जिले सम्मिलित है। तो इसी प्रकार के प्रश्न, ये नया पैटर्न है, तो इसी प्रकार के देखने को प्रश्न ये मिल रहे हैं। तो जो जयपुर, दौसा और अजमेर है, ये राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? ये यहाँ पर है आपके अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में ये सम्मिलित है। ब विकल्प सही उत्तर होगा। 24 नंबर है कि परवन, निवाच और आहू सहायक नदियां हैं काली सिंध की, किसकी है ये? काली सिंध की। अ विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 25 नंबर प्रश्न है, भेड़ की खैरी नस्ल पाई जाती है, तो भेड़ की खैरी नस्ल कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके जो मुख्यतः पश्चिमी जिले में, जोधपुर, नागौर और पाली में। ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 यानी NH8 पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा है जो NH8 पर अवस्थित नहीं है, कह रहा है ना? जयपुर है, अजमेर भी है, ब्यावर भी है, लेकिन पाली नहीं है। कौन सा? पाली नहीं है। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न दोस्तों, कंफ्यूज कर सकता है ये एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा इसको। अगला है आपके 27 नंबर प्रश्न, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो ये परियोजना तैयार की गई आपके कौन सी? ब्राह्मणी बनास। कौन सी? ब्राह्मणी बनास। स विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 28 नंबर है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, तो ये तो आसान है, क्या है? बाकर। क्या होगा? बाकर। ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 29 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो कौन से जिलों में होता है? ये होता है आपके गंगानगर, बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास का उत्पादन। अ विकल्प सही उत्तर होगा। अगला कह रहा है 30 नंबर प्रश्न, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? क्या कह रहा है? किस जिले से नहीं गुजरता? तो ध्यान रखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा सिरोही से गुजरता है, भीलवाड़ा से भी, कोटा से भी, झालावाड़ से नहीं गुजरता। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। और पूर्व पश्चिम गलियारे से ध्यान रखिएगा, ये आपके भारत के गुजरात, कौन से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पहले तो मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, और आपके बिहार और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और असम, इन राज्यों से ये पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है। पूछ सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। तो ध्यान रखिए, जो भारत है, भारत के जो राज्य हैं, इनसे पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है, इन राज्यों से। तो जो सही उत्तर है वो तो है हमारी विकल्प द में, झालावाड़ से ये नहीं गुजरता। द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 31 नंबर प्रश्न है कि भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? शानदार, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो जो भारत का कितना सतही जल है जो राजस्थान में मिलता है, यह 1.16%। कितना? 1.16%। अविकल्प सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न है कि चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है, तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में।
अ विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है अब 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो देखिए तिमणिया ये तो गले में पहना जाता है, मादलिया ये भी गले में पहना जाता है, टेवटा भी गले में पहना जाता है, और ओगणिया तो थोड़ा यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ओगणिया नहीं ओगटिया, क्या ओगटिया, ओगटिया पहना जाता है कान में, यहाँ ओगणिया नहीं है, थोड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओगटिया है, ओगटिया ये पहना जाता है कान में। तो जो द विकल्प है ये हमारे सही उत्तर है, ओगटिया पहना जाता है कान में, बाकी तिमणिया, मादलिया और तेवटा ये सभी गले के आभूषण हैं। 34 नंबर है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवसों से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर आता है और एग्जाम में आपका आएगा, ये यकीन मानिए। तो जो राजस्थान स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है कब? 30 मार्च को। कब? 30 मार्च को। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और 22 अप्रैल को ध्यान रखिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या? पृथ्वी दिवस। 15 जनवरी को ध्यान रखिएगा थल सेना दिवस। क्या? थल सेना दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, क्या? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं ये भी। तो सही उत्तर तो है वो हमारे विकल्प ब में है, राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को। अगला 35 नंबर, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सभी को पता होगा, आसान है ये तो प्रश्न आपके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है 182 मीटर या फिर 182 मीटर या फिर 597 फीट। और आधार सहित इसको देखें तो आधार सहित तो है इसकी 240 मीटर और 790 फुट। तो ये तो मीटर में है और ये फुट में है। ये तो आधार सहित है, ये है आपके बिना आधार के। कहाँ पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर। स विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 36 नंबर प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अ विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 37 नंबर प्रश्न, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली, यहाँ पर खींची है, ध्यान रखिएगा क्या है यहाँ पर? खींची जाने वाली समांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये पूछ रहा है गोलार्ध की दृष्टि से, तो ये गोलार्ध है। ये तो हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पूर्व और ये पश्चिम। तो ये वाली जो रेखाएं होती है सभी जानते हैं कौन सी रेखाएं कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। कौन सी? अक्षांश रेखाएं। पूर्व से पश्चिम की ओर की रेखाएं और उत्तर से दक्षिण की ओर की रेखाएं, ये वाली, ये कौन सी रेखाएं होती? ये होती है देशांतर रेखाएं। तो ध्यान रखिएगा अविकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। अगला 38 नंबर प्रश्न की भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है आपके कौन सा? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई। और ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा ये जो बंदरगाह है मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है सबसे बड़ा। तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 39 नंबर प्रश्न। अब यहाँ से आपके करंट अफेयर के प्रश्न शुरू होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और शानदार अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से इनको देखिएगा आप। अब देख रखा है हमारे 39 नंबर प्रश्न कि अप्रैल 2022 तक राजस्थान के कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। तो ये जो रिपोर्ट जारी होती है तो उसके अनुसार कितनी संपत्तियों को हेरिटेज जारी किए जा चुके हैं? 143 संपत्तियों को। कितनी? 143 संपत्तियों को। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 40 नंबर है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो कब की? ये पूछ रहा है हमें।
ये की थी जून 2022 में। कब? जून 2022 में। अ विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है 41 नंबर प्रश्न, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन हुआ कहाँ पर? जयपुर में। ज़्यादातर तो ऐसे आयोजन जयपुर में, राजधानी में होते हैं दोस्तों। तो अंदाजे से भी आप इसका उत्तर का सही पता लगा सकते हो ऐसा का। तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन, अब यहाँ पर जयपुर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि उदयपुर में, इसके द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि उदयपुर में है। द विकल्प सही उत्तर होगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2009 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन किया है। तो ये अनुमोदन किया है किस योजना के तहत किया है? ये प्रश्न पूछ रहा है ऐसे। तो ये क्या है आपके राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत। किसके तहत? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 44 नंबर प्रश्न, राजस्थान सरकार ने सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने का समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, MOU का यहाँ पर है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। तो राजस्थान सरकार ने सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित, यानी किस सरकार के साथ यहाँ पर MOU हस्ताक्षर किया है, ये पूछ रहा हमें। तो तेलंगाना के साथ। किसके साथ? तेलंगाना के साथ। द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहाँ पर 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो चूरू में। कहाँ पर? चूरू में। द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 46 नंबर प्रश्न, राजस्थान टिड्डी नियंत्रक पुस्तक। तो पुस्तक तो पूछी जाएगी, फिक्स है, गारंटी है। तो जितनी भी पुस्तकें होगी आपके, वो एक बार अवश्य पढ़ के जाएं। और ऐसी पुस्तकें जो वर्तमान में विमोचित होती है, उस पुस्तकों को पढ़ के जरूर जाएं, तो वो तो पूछी ही जाती है। तो हाईकोर्ट में तो आपके जरूर पूछी जाएगी, इसकी पक्की गारंटी है, फिक्स है। तो जो 46 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण, तो इस पुस्तक का विमोचन किया लालचंद कटारिया ने। किसने? लालचंद कटारिया ने। स विकल्प सही उत्तर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को स्थान कौन सा मिला यहाँ पर? उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को स्थान प्रथम मिला है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला है 48 नंबर प्रश्न की राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? तो ये नीति दी गई कौन सी? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, विकल्प अविकल्प सही उत्तर होगा। 49 नंबर प्रश्न है, 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। तो प्रथम कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। और प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि देश की कौन से क्रम की बनी? आप देखिए, दूसरी तो बनी है क्या? महिला राष्ट्रपति। और देश की कौन सी क्रम की बनी है, यानी पुरुषों सहित ये कौन सी क्रम की बनी है? तो ये बनी है कौन से? क्या होगा सही उत्तर इसका? तो कोई यहाँ पर दूसरी देख के यहाँ पर भी दे रखा है और दूसरी, तो दूसरी देख के यहाँ पर दूसरी मत कर देना। ये बनी 15वें क्रम की। कौन सी? 15वें क्रम की। तो स विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। और ध्यान रखिएगा कि ये देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और 64 वर्ष की उम्र में ये बनी। अब इनकी उम्र क्यों बता रहा हूँ? 64 वर्ष की उम्र में बनी इसलिए बता रहा हूँ कि ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है, ध्यान रखिएगा।
सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है। इनसे पहले जो नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी, ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इनकी उम्र 64 वर्ष 2 माह और 4 दिन थी। तो ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो जो इनका संबंध है वो किस राज्य से, उड़ीसा से। किससे है? उड़ीसा से। तो स विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न की, जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने हैं। तो नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने, ये कह रहा है। तो यहाँ पर आपको सुमन बेरी लग रहा होगा, अमिताभ कांत लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों गलत है। यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने, तो ये बने परमेश्वर अय्यर। कौन बने? परमेश्वर अय्यर। अविकल्प सही उत्तर होगा। और ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी बने हैं, वो कौन बने? उपाध्यक्ष। क्या? उपाध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो तो होते हैं पीएम, और पीएम वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और परमेश्वर अय्यर ने दोस्तों अमिताभ कांत का स्थान लिया। किसका? अमिताभ कांत का स्थान लिया है। तो ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी तो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, परमेश्वर अय्यर है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के वो होते हैं प्रधानमंत्री। और ध्यान रखिएगा, ये जो दिनकर गुप्ता नाम दे रखा है, तो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी दोस्तों, इनके ये महानिदेशक है। कौन? दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता भी इम्पोर्टेंट नाम है, पूछ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है एनआईए, उसके महानिदेशक कौन है? कौन है? दिनकर गुप्ता। तो ध्यान रखिएगा इस नाम को भी। तो परमेश्वर अय्यर को भी ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी को भी ध्यान रखिएगा। सुमन बेरी कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और परमेश्वर अय्यर अगले 2 साल तक के लिए चुने गए हैं। क्या? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो जो सही उत्तर है वो है विकल्प अ। इन सभी नामों को ध्यान रखिएगा। तो विकल्प अ सही उत्तर है। अब अगला क्या, ये लास्ट था प्रश्न दोस्तों। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। लाइक कुछ मित्र नहीं करते हैं तो लाइक तो अवश्य करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और आपके लिए अच्छे इसी प्रकार के प्रश्न लेकर आएँ। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अब सब्सक्राइब कर दें। पास में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कुछ ऐसे नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।